हेलो स्टूडेंट, डीसीए का यह क्लास आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के साथ स्टार्ट होने वाला है और इस क्लास के साथ साथ क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं वो भी कंटिन्यू हैं। तो आइए हम आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जीआई गुरुकुल परिवार का हिस्सा भी बन सकें। डीसीए का ये फर्स्ट क्लास हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के साथ स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको डीसीए का फुल फॉर्म पहले ही बताया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक तरह से कोर्स है जिसमें हम डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर। तो हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। जो हम डीसीए पढ़ रहे हैं, डीसीए हमारा बेसिक कोर्स है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से करते हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट परफॉर्म अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये क्या करता है? अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। इट टेक डाटा एज एन इनपुट। ये परफॉर्मेंस कैसे करते हैं? इट टेक डाटा एज एन इनपुट। ये डाटा को प्राप्त करता है, लेता है एक इनपुट के तौर पर। एंड आफ्टर प्रोसेस, उसे प्रोसेस करने के बाद इट देन गिव डिजायर आउटपुट। प्रोसेस करने के बाद ये हमें हमारे मुताबिक, हमारी इच्छा अनुसार, हमारे डिजायर के अनुसार हमें रिजल्ट देता है। पर ऐसा कब होगा? जब हम उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। अगर हम उसमें कुछ गलत इनपुट करते हैं तो हमें रिजल्ट भी गलत आएगा। और अगर उस तरह के आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? गार्बेज आउटपुट। जो हमें रिजल्ट होते हैं, अगर हम कोई इनपुट अगर गलत किए हैं, उसका रिजल्ट अगर गलत आता है तो इसका मतलब होगा हमने गार्बेज इन किया और मुझे गार्बेज आउट मिला। मतलब हमने गार्बेज दिया तो मुझे गार्बेज ही मिला। यहाँ पे कंप्यूटर्स को कुछ एक्सप्लेन करके बताया गया है। आप इसकी मदद से कंप्यूटर के डिफिनेशन को याद रख सकते हो। यहाँ पे बताया गया है C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली। U से यहाँ डिफाइन किया गया है यूज फॉर, T इक्वल टू ट्रेनिंग या फिर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अब हम इस एक साथ पढ़ते हैं। Commonly operated machine, particularly used for training या trade, education and research। ये commonly operated machine है जो particularly किस लिए यूज किया जाता है? ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेड करने के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए। This computer word come from Greek word। ये जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है? कोई ग्रीक वर्ड से आया है। और वो ग्रीक वर्ड क्या था? कंप्यूट, विच मीन्स कैलकुलेट। उसका मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। मतलब कि ग्रीक में जो वर्ड है कंप्यूट, उसका मतलब है कैलकुलेट, और उस कंप्यूट से बना है हमारा कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है। तो हम लेवल डायग्राम देखते हैं अपने कंप्यूटर की। जब आप इस पिक्चर को जानते होंगे, अगर आपने कभी डेस्कटॉप यूज किया होगा तो आप इस तरह के पिक्चर्स को जानते होंगे। मेरे पास पर्सनली डेस्कटॉप तो नहीं है। अगर होता तो मैं आपको ये ड्राइंग यहाँ ड्रॉ करके नहीं, आपको रियल स्टेट में दिखाया होता। तो यहाँ सबसे पहले मेरे नजर आता है यहाँ पे स्विच बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आप स्विच बोर्ड देख रहे होंगे। फिर आपकी नजर जाती होगी यूपीएस के ऊपर, इसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली लाइट होता है और ये बटन्स हैं इसके पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। फिर हम आगे बात करते हैं यूपीएस की। तो ये हमारा पावर बटन है, ये हमारा ऑक्स केबल पिन है, ये हमारा पेन ड्राइव पोर्ट है, और ये हमारा सीडी है जिसमें हम सीडी को लगाते हैं अपना। तो ये एक सीपीयू का पिक्चर बनाया हुआ है। और फिर हमारा ध्यान माउस के ऊपर जाता है। ये माउस है, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपने डिस्प्ले के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए, किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए। और ये हमारा कीबोर्ड है, इसकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मैंने भी आपको यहाँ बताया था ना, इट टेक डाटा एज एन इनपुट। तो हम उसे इनपुट किस तरह से देते हैं? तो या कीबोर्ड की मदद से या फिर माउस की मदद से। हम इन दोनों की मदद से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं।
और फाइनल हम पहुंचते हैं मॉनिटर के ऊपर। ये मॉनिटर है, यह हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। अगर हम कोई इनपुट कीबोर्ड की मदद से सीपीयू को देते हैं, सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करता है, तब हमें वो आउटपुट देखने को मिलता है। तो अब आइए हम इसके लेवल डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ लाइंस को देख रहे होंगे। ये लाइन बेसिकली क्या कह रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा स्विच बोर्ड है, इससे करंट, अगर आप इसके स्विच को ऑन करते हो तो करंट हमारे यूपीएस में आता है। यूपीएस के आप पावर बटन को ऑन करते हो तो फिर करंट हमारे सीपीयू तक पहुंच जाता है, और फिर आप सीपीयू के पावर बटन को ऑन कर देते हो तो हमारा माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर के पास भी एक पावर बटन होता है, अगर तो आप उसके भी पावर बटन को ऑन करते हो तो हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये तीनों स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप अपने फंक्शंस को कर सकते हो। आप जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हो, अर्थमेटिकल हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, या लॉजिकल कैलकुलेशन हो सकता है, आप इस तरह के कैलकुलेशंस को कर सकते हो। अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप मूवी देख सकते हो। अगर आप कोई इंटरनेट चलाना चाहते हो तो आप इंटरनेट चला सकते हो, एफवी चला सकते हो, या फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर कोई काम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम इतना देर से सीपीयू की बात कर रहे थे, सीपीयू, यूपीएस, ये क्या होता है? तो अब हम सबसे पहले सीपीयू के बारे में जानते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेस करता है, हम जो भी आउट इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करता है, इसलिए हम इसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। जिस तरह से ह्यूमन के अंदर एक ब्रेन होता है, सारे फंक्शंस मतलब सोचने का, समझने का सारा फंक्शंस हमारा ब्रेन करता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर इस तरह का काम सीपीयू करता है। मतलब कि जो इनपुट आया उसको अब क्या करना है, यह सोचने का काम सीपीयू का होता है। सीपीयू फिर डिस्प्ले कहाँ करता है? मॉनिटर के ऊपर। अब यूपीएस, यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई करता है बिना किसी अवरोध के। मतलब कि अगर आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड, अगर आप डायरेक्ट सर्किट लाइन से, आपकी पावर स्टेशन से जो आपको करंट आ रहा है, आप उसकी मदद से यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर को, डायरेक्ट आप इसके प्लग को अगर आप स्विच बोर्ड में लगा देते हो आप, और उसके बाद आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अगर लाइन अचानक जाता है, लाइन अचानक पावर सप्लाई रुक जाता है, तो क्या होगा? हमारा कंप्यूटर जो होगा बंद हो जाएगा। जिस कारण से क्या हो सकता है, हमारा सिस्टम है, हमारा जो ये सिस्टम है ये क्रैश कर सकता है, या फिर आप उस वक्त जो काम कर रहे थे वो बिना सेव हुए कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो जाता है तो वो सेव भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका जो सीपीयू है वो कुछ समय के बाद काम भी करना बंद कर दे। इससे बचने के लिए हमने यूपीएस का इस्तेमाल किया, ताकि हमारी जो पावर सप्लाई हो वो कंटिन्यू रहे। पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद ये करीब आधे घंटे तक हमारे कंप्यूटर को चला सकता है। आप उतने देर में अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसे सेव जरूर कर सकते हो। और अब आपको, अगर आप किसी घर में अगर डेस्कटॉप देखते हो या खुद आप डेस्कटॉप लेते हो तो आप यूपीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब हर घर में करीब करीब इन्वर्टर होने लगा है। इन्वर्टर यूपीएस की जगह ले रहा है, तो अब यूपीएस ज़्यादातर घरों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ कीज को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कीज, अल्फाबेटिकल कीज ए टू जेड होते हैं। कितने होते हैं? ए टू जेड। फंक्शंस की F1 से F12 तक होते हैं। नंबर्स की 0 to 9 होते हैं। और फिर सिंबल की, ये सब बहुत सारे और भी इसके अलावा भी सिंबल्स और भी हैं। और फिर एरो की, एरो की क्या, कौन से, अगर आपने कभी कीबोर्ड देखा होगा, अच्छा चलिए मैं आपको पहले कीबोर्ड ही दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे सामने एक कीबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए अल्फाबेटिकल की कौन से हैं। यहाँ क्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ एम, यहाँ पी और यहाँ जेड, ये हमारा अल्फाबेटिकल की है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ रेड डॉट दिख रहे होंगे, ये सब सिंबल की हैं।
एरो की, यहाँ पे ये एरो की है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सारे एरो की हैं। फंक्शन की, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा F1 से F12 तक, ये फंक्शन की है। और फिर आपको न्यूमेरिकल की या 0 to 9, और बेसिकली ये पूरा हिस्सा न्यूमेरिकल की के अंदर ही आता है। ये सारे मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए साइड में दिया हुआ है। तो हम इन सारे टर्म्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक पिक्चर को और कॉल करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप इसके कलर को मैच करवा सकते हो। ये देखिए न्यूमेरिकल की है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा पिंक, और ये पिंक, ये फंक्शंस की है। अल्फाबेटिकल की आपको ये दिख रहे होंगे, ये अल्फाबेटिकल की है। ये टोटल को अल्फाबेटिकल की में रखा गया है, जबकि इसमें आपको सिंबल की को अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए मैंने इसे व्हाइट ही छोड़ दिया। यहाँ पे इसे सिंबल की को भी इसी कलर के साथ दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा आपने कुछ और भी कीज देख रहे हो, जिसमें स्पेस बार है, आपका कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, तो ये सब स्पेशल कीज हैं। अब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कीज आर 84। हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर कीज की संख्या 84 होती है, और 104 104 होती है, और 108 और 116। तो आपको कभी ये सामने वाले से लड़ना नहीं है कि मैंने 84 पढ़ा था, या मैंने 104 पढ़ा था, या मैंने 108, या मैंने 116 पढ़ा था। ये अलग अलग कीबोर्ड्स में कीज की संख्या को बढ़ाया और घटाया गया है। अगर आप लैपटॉप के कीज की बात करें, जब आप लैपटॉप यूज कर रहे होते हो, तो उसमें कीज की संख्या 104 या 108 तक होती है। अगर आप गेमिंग बेस्ड कीबोर्ड की बात कर रहे होते हो, तो उसमें बटन्स 116 तक जा सकता है, 116 तक इसकी संख्या हो सकती है, क्योंकि वो गेमिंग पर्पस के लिए, वो स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन की जाती है। और अगर आप कुछ मिनी लैपटॉप या फिर मिनी कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तो उसमें संख्या मात्र 84 भी हो सकती है। मैं चाहता था कि आपको सारे कीबोर्ड्स दिखाऊं, पर अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड्स के पिक्चर हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने प्लान को यहाँ पे चेंज किया है। तो मैं आपको अभी बेसिकली बता देता हूँ कि जो इतना कीबोर्ड जो छोटा होता है उसमें 84, और जो मतलब सबसे बड़ा जो गेमिंग पर्पस के लिए बेसिकली डिजाइन किया जाता है उसमें 116 होते हैं। तो उसमें स्पेशल कीज ऐड किए जाते हैं, और नॉर्मली हम लोग 104 या 108 ये दोनों कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, अपने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को। ये देखिए हमारे सामने एक डायग्राम आ चुका है। तो मैंने भी आपको कहा था कंप्यूटर के, पर यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ तो कोई कंप्यूटर है ही नहीं, ना कोई माउस है, ना कोई सीपीयू है, ना कोई यूपीएस है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमारे जो सीपीयू है वो ब्रेन है कंप्यूटर का। तो वो क्या करता है, वो किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे वही दर्शाया गया है। ये इनपुट यूनिट देख रहे होंगे आप जब भी अपने कीबोर्ड की मदद से कोई भी कीज को एंटर करते हैं, तो हमारा जो सिग्नल है वो इनपुट यूनिट के पास चला जाता है। इनपुट यूनिट क्या करता है, उसे कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। फिर उसे देखा जाता है कि वो एमयू है या एएलयू है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, मैथमेटिकल यूनिट है या अर्थमेटिकल या लॉजिकल यूनिट है। यहाँ पे वो चेक करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है। ये प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर इसे प्रोसेस किया जाता है, और फिर आपके डिजायर के अनुसार यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया जाता है आउटपुट यूनिट में। और ये आउटपुट यूनिट क्या करता है, जो आप भी रिजल्ट आता है वो आपको डिस्प्ले करता है मॉनिटर के ऊपर। आपने कीबोर्ड से इनपुट यूनिट में इंस्ट्रक्शन को सेंड किया, वो प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट में प्रोसेस हुआ, और फिर आउटपुट यूनिट में जाने के बाद वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ। तो ये हमारे सीपीयू के अंदर ये फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे सिग्नल फ्लो बता रहा है, इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का फ्लो बता रहा है कि किस तरह से ये कंट्रोल
काम करते हैं। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं। जनरेशन, तो हमारे पास 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन में हम लोगों ने मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड तक गेन किया कंप्यूटर के मामले में। हमने उसमें टेक्नोलॉजी भी बेस्ट की, हर बार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी किया। और ये सिलसिला कब से चालू हुआ? हमारा कंप्यूटर 1946 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, और ये फर्स्ट जनरेशन कब तक चला? 1955 तक। और इस वक्त जब कंप्यूटर बनाया गया तो इसकी स्पीड क्या थी पता है? 30 आईपीएस। आईपीएस का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसका मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन का, जो 1946 में बना था, वो मात्र 30 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एक्सेप्ट कर सकता था। हम उसे 30 इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, उससे हमें 30 आउटपुट मिल सकता था बस। उसे बनाने के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज लोग। फिर हम सेकंड जनरेशन में पहुंचे। 1956 से ये जनरेशन स्टार्ट होता है और 1965 तक ये चलता है, जिसमें हम लोगों ने 300 आईपीएस इतनी स्पीड प्राप्त की, 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और ये कैसे संभव हुआ? ये ट्रांजिस्टर की मदद से संभव हुआ। जब हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाया तो हमने उसे बनाने में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, जबकि सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया और अपने कंप्यूटर के स्पीड को 30 से बढ़ाकर 300 कर लिया। 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये करीब करीब 10 गुना बढ़ोतरी थी। अब हम तीसरे जनरेशन में पहुंचे, जब हम लोग 1966 से 1975 तक जानते हैं। इसमें हमारा जो स्पीड था वो बढ़कर बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो करीब करीब 1 KIPS, मतलब किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हम 1 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से भी ज़्यादा की स्पीड गेन कर चुके थे। इसका कारण था कि हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद अब हम फोर्थ जनरेशन की तरफ बढ़े, और फोर्थ जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है 1976 से और ये चलता है 1985 तक। अगर आप कहीं भी ध्यान दें तो यहाँ तक जो भी आपने ये 4 जनरेशन देखा, ये करीब 10 साल का इंटरवल रहा है। अगर कुछ माइनर को छोड़ा जाए तो करीब 10 साल का इंटरवल के बाद हमारा एक जनरेशन चेंज हुआ है। और इस फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने 8 MIPS, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, हम लोगों ने 8 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से भी ज़्यादा की स्पीड प्राप्त कर ली थी। और इसका कारण क्या था? VLSI माइक्रो प्रोसेसर। अब VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक बहुत बड़े पैमाने पे इंटीग्रेशन करना। इसका मतलब है कि एक छोटे से चिप के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सर्किट्स को बना दिए, जिसकी मदद से हमारे कंप्यूटर्स 8 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से भी ज़्यादा की स्पीड प्राप्त कर ली। तो अब हम उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की तरफ बढ़े, जो हमारा जनरेशन हुआ, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। 1986 से ये स्टार्ट हुआ है और 2% ये आज तक है। इसमें हम लोगों ने 20 LIPS, मतलब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 20 से भी ज़्यादा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड, इतना ज़्यादा उसने स्पीड प्राप्त किया। और इसको बनाने में ULSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये माइक्रो प्रोसेसर कौन से थे? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें वेरी नहीं, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल पे ये इंटीग्रेशन किया गया, तब ये माइक्रो प्रोसेसर बना। और ये माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के स्पीड को 20 से भी ज़्यादा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड देता है। अब हम कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कंपोजिशन, मेनली 2 डिफरेंट मटेरियल कंप्लीट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को 2 मटेरियल कंप्लीट करता है। वो कौन से हैं?
पहला तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये दो से मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो हमारी सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर होता क्या है? ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which can be see and touch, those components are hardware। वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम छू और देख सकते हैं, कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम छू और देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? कीबोर्ड। क्या आपने कभी कीबोर्ड को टच किया है? आपने कभी माउस को टच किया है? आपने कभी जॉयस्टिक से गेम खेला है? आपने कभी अपने मॉनिटर को टच किया है? हाँ, आपने अपने इन सारे कंप्यूटर्स पार्ट्स को आपने टच किया है, आप उन्हें देखा है, आपने उन्हें टच किया है। तो ये हार्डवेयर है, इसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, all these parts of computer system which can be see what can't be touch, those components are called software। कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस पैकेज, एंटीवायरस इट इज। आपने कभी एंटीवायरस को टच किया है? आपने कभी कंप्यूटर के ऊपर जो आइकन्स बने होते हैं छोटे छोटे से, जैसे में आपका ब्राउजर का क्रोम का आइकन बना है, या फिर रिसाइकल बिन का आइकन बना हुआ है, या माइक कंप्यूटर का आइकन बना हुआ, आपने कभी उसे टच किया है? अगर आप उसे टच करने की कोशिश करोगे तो आप अपने मॉनिटर को ही टच कर पाओगे, आप उसे टच नहीं कर पाओगे। तो वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एमएस ऑफिस पैकेज, इसी के अंदर हमारा आगे का जो चैप्टर है इसके अंदर ही आने वाला है, इसके ऊपर ही चलेगा, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस पैकेज और एंटीवायरस, ये हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। तो हम आज की अपने असाइनमेंट टाइम में आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो आपको ये असाइनमेंट करना है। तो इस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, जिस लिंक पे आप क्लिक करके अपने इस असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। ये असाइनमेंट हमारे और हमारे टीम मेंबर के द्वारा चेक भी किया जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस कोर्स के प्रति थोड़ा भी सीरियस हो तो आप हमारे इस असाइनमेंट को जरूर करो। तो मैं आपको पहला असाइनमेंट दे रहा हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डेली यूज ऑफ कंप्यूटर। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक क्या है? डेली यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेली इस्तेमाल पे, और वो 150 वर्ड के होने चाहिए। 150 वर्ड का आप एक छोटा सा नोट बनाओ जिसपे आप टॉपिक क्या रखोगे? यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कंप्यूटर का यूज, डेली यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आपको सेकेंड असाइनमेंट क्या है? ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ब्लॉक डायग्राम दिखाया था। आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। आप इसे सबमिट कैसे करोगे? आप इसे कॉपी पे ड्रॉ करके उसका पिक्चर क्लिक करके आप हमारे लिंक पे जब जाओगे तो आपको इमेज सबमिशन का कॉलम मिलेगा। आप उस कॉलम पे क्लिक करके अपने इमेज को भी सबमिट कर सकते हो। और हाँ, आप क्वेश्चन नंबर देना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी जो टीम होंगे वो आपके असाइनमेंट को अच्छी तरह से जांच कर पाएंगे। और आपसे मेरा तीसरा असाइनमेंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द जनरेशन। अभी मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताया, किस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया, पर मैंने अभी आपको नाम नहीं बताया। आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको
ये सर्च करके एक लिस्ट बनाना है कि आपने किस जनरेशन के ऊपर किस कंप्यूटर को बनाया गया था। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर बना वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल से, उसका नाम क्या था। फिर हमने जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की मदद से जो कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या था। फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन तक एक लिस्ट बनाना है और उसमें आपको कंप्यूटर का नाम लिखना है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप कमेंट करें। आप हमारे साथ इसी से जुड़े रहें और आप हमारा इसी तरह से सपोर्ट भी करते रहें। तो आपके जो नोट्स हैं वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.ziaworld.in, और आपकी इस चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन कर दिया है। तो आप उस लिंक्स पे क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आपको वहाँ पे किसी भी तरह के प्रीमियम या पेड देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के दूसरे क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।